अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बारे में। आप सब ने मुझे इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में लिखा कि 2 दिन से आप कहाँ गायब हैं। तो भाई 2 दिन से हम अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने में मसरूफ़ थे। अगर आप हमारी शॉर्ट फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि कहाँ जाके आप देख सकते हैं। खैर, सबसे पहली खबर है हमारे पास मुनीब भट्ट के बारे में। मुनीब भट्ट को तो वैसे नॉर्मली लोग ज़रा थोड़ा मगरूर टाइप का समझते थे, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, भाई बहुत ज़्यादा आजिज़ बंदे हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा एहसन खान का, जिस वीडियो में देखा ये जा रहा था कि वो एक रेडी वाले के साथ धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो 4K पे शूट हुई भी है और प्रॉपर अपनी किसी टीम के मेंबर को उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी वीडियो बनाना, मैं इसको धक्का लगाऊंगा। फिर वो वीडियो वायरल होता है और उन्होंने खुद भी लगाया, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मुनीब भट्ट एक गाड़ी जो कि पंक्चर होगी, अपनी गाड़ी यानी कि प्राडो गाड़ी से वो उतरते हैं, गर्मी से अपने टूल्स खुद निकालते हैं और उनके साथ हेल्प करते हैं। और उस फैमिली की हेल्प करते करते साथ में उनसे बातें भी करते रहे, उनका ख्याल भी रखते रहे। और रैंडमली किसी बंदे ने वो देख लिया और उन्होंने वो वीडियो बनाई और उन्होंने आवाज़ दी, मुनीब भट्ट, मुनीब भाई, उन्होंने हाई भी किया। तो बात यह है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी का ख्याल करते हुए, किसी का एहसास करते हुए हेल्प करता है और वो खुद वीडियो बनाता है पब्लिक करने के लिए कि यार चलो मेरी सराह थोड़ी सी ना खबरें बन जाएंगी, मेरे बारे में लोग बात करने लग जाएंगे, तो फिर लोग बात तो करते हैं लेकिन तनकीद के साथ, गालियों के साथ, बुराई के साथ। लेकिन यहाँ पर मुनीब भट्ट की लोगों ने इतनी इज्जत की, इतना मतलब अप्रिशिएट किया, और जो बंदा वीडियो बना रहा था वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा था। स्क्रीन हीरो तो बहुत होते हैं, रियल लाइफ हीरो ये होता है भाई। मुनीब भट्ट है भाई, मुझे बाद में पता चला, मैंने मुनीब भट्ट है ये तो, लेकिन रियल लाइफ हीरो है जान। ये सिर्फ ऑन स्क्रीन हीरो नहीं है, ये रियल लाइफ हीरो है। मैंने इसको आवाज़ दी अभी, फिर ये भाई ने मुझे हाथ लाया, ये देख रहे हो, रियल लाइफ हीरो ये होता है। खैर, ये तो आपने सुन लिया और आपको पता भी चल गया कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही जब भी आप किसी की मदद करें तो ऐसे ही करें, लेकिन बहुत सारी जगहों पर दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि यार इतने लोग खड़े हैं। जिस तरह से आजकल मर्दों को ये बात पता होगी कि आजकल जब कोई मैयत जा रही होती है ना, तो जनाजे को कंधा देने के लिए जो लोग आगे होते हैं ना वही दे रहे होते हैं, और बाकी जितने लोग पीछे चल रहे होते हैं वो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि यार ये हो गया था मेरे बिजनेस में, वो हो गया, तुम्हें पता है वो मेरा केस चल रहा है, मेरे कारोबार में ये नुकसान चल रहा है, मेरे जो फलां बंदे ने ये बात कह दी। सिर्फ डिस्कशन चल रही होती है और आगे कांधा देने के लिए वो लोग होते हैं जो करीबी होते हैं। बाकी सारे अपना कॉटन का सूट देख रहे होते हैं, बाकी सब ये देख रहे होते हैं मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए, मुझे वज़न उठाना पड़ेगा। एक वक्त वो था जब जनाजा कहीं से गुजर रहा होता था तो लोग गाड़ियाँ रोककर उतरते थे, कांधा देते थे, फिर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि लोग रुकते भी नहीं हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जब भी तुम जनाजा देखो, जनाजा गुजरते हुए देखो तो खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको ये बात याद होनी चाहिए। उससे खड़े होने का मकसद क्या था? यही मकसद होगा ना कि उससे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने भी एक दिन इसी तरह जाना है। और जनाजे के साथ साथ चलते हुए कभी हंसना नहीं चाहिए। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई जनाजा जा रहा होता है तो लोग साथ साथ हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, सेल्फियां बना रहे होते हैं। और हमारे जैसा कोई थोड़े बहुत फॉलोअर रखने वाला किसी जनाजे पे चला जाए तो वहाँ भी लोग आके कह रहे हैं तस्वीर बना लो, तस्वीर बना लो। तो भाई बड़े अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि अब दिखावे से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त और हालात किसी और तरफ ही लेके जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी इमरान अब्बास के बारे में। इमरान अब्बास ने सोचा कि यार 50 साल की उम्र में, मेरा ख्याल है 50 के करीब ही हैं या 50 साल उनकी उम्र है, उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा अपनी बॉडी दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है। लेकिन बॉडी देखकर लोगों ने तारीफ नहीं की उन पर। उन्होंने अपनी उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मतलब पैक्स दिखा रहे थे, साथ में लिखा था कि AI नहीं है बल्कि ओरिजिनल है। अब इसको देखकर लोगों ने कहा कि भाई इससे तो बेहतर था कि आप AI से बनाकर लगा लेते। अब देखा जाए तो इस उम्र में उन्होंने अपनी फिटनेस बड़ी अच्छी बरकरार रखी हुई है, बॉडी शॉडी भी अच्छी बनाई हुई है। लेकिन लोगों को इतराज़ इसलिए हुआ कि लोग देखते हैं आजकल इंडियंस एक्टर्स को। जब आप इंडियन एक्टर्स को देखते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स को देखते हैं जो ऐसे
पब्लिक में आके शर्ट उतारते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। अब वहाँ पर आप एक नॉर्मल से छोटे छोटे पैक्स दिखाएंगे और ये शो ऑफ करेंगे कि ये एआई नहीं है भाई, ये ओरिजिनल है, मेरी फिटनेस देख लो, मेरा स्टैमिना देखो, मैं इस उम्र में भी मैंने अपने आप को कितना फिट रखा। अगर वो तो ये नहीं कहेंगे कि इस उम्र में, लेकिन जब वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो फिर लोगों को गुस्सा इसलिए आता है कि भाई अगर आपने इसी फील्ड में रहते हुए यही बॉडी बनाई है तो फिर ये दिखाए ना। क्योंकि आप देखें, अगर हम इंडियन एक्टर्स को देखते हैं तो उनके पीछे जो एक्स्ट्राज डांस कर रहे होते हैं ना, उनकी भी बॉडी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमारे लास्ट टाइम मैंने जो फिल्म आई थी अभी आग लगे बस्ती में, तो मैंने ये कहा था कि भाई अगर फाद मुस्तफ़ा ने शर्ट उतारनी थी, दिखाना था अपने आप को बॉडी शॉडी, तो कम से कम शोल्डर बाइसेप तो क्लियर बनना होना चाहिए था। जिस तरह से शाहिद कपूर फिल्म में यूं करता है तो पता चलता है, ऋतिक रोशन फिल्म आ रही होती है तो उसके एक्स हर चीज़ ओए क्या कमाल। मैं हमेशा उनकी बुराई करता हूं, लेकिन अब जहां तारीफ बनती है वहां फिर बताना पड़ता है कि भाई एक तो ये कि आप टाई शाई लगा के शर्ट पहन के नॉर्मल शर्ट में आते हैं, लेकिन एक जगह आपने दिखाना है, फाइट दिखानी है, तो फिर उस फाइट के लिए आपको अपने आप को बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। फैसल कुरैशी ने अभी, आपको पता है फैसल कुरैशी का एक ड्रामा आना था जिसमें एक्शन दिखाना था, ये उन्होंने इतनी मेहनत की कि भाई इस एज में उन्होंने क्या बॉडी बनाई है भाई उनका। अभी मैं लास्ट टाइम एक पिक्चर में बाइसेप देख रहा था तो मैंने कहा भाई बहुत मेहनत कर दी भाई ने, सच में यार बहुत मेहनत कर दी और वाकई अप्रिशिएट करना बनता है। तो इस तरह से इमरान अब्बास, यार ये स्टेरॉइड के बगैर तो इतनी बनती है, अगर देखा जाए तो स्टेरॉइड के बगैर इतनी बनती है, लेकिन अगर आपने शो ऑफ करना है तो फिर थोड़ा ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी जो कट है ये क्लियर नज़र आ सके। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, मैंने तो लोगों के और नाल अपनी एक्सपीरियंस थोड़े सामने रखते हैं। मेरा तो एक ही पैक है, फैमिली पैक। भाई जब से हम यूट्यूबर बने हैं ना, तब से लेकर अब तक हमने सिर्फ एक फैमिली पैक रखा हुआ है, इसीलिए तो मैं इतना आता हूँ। और जब भी कोई मुझे मॉल में मिलता है तो कहते हैं आप जैसा बंदा ना उसको हम रोज़ देखते हैं मैं वही बंदा हुआ, लेकिन वहाँ मैं इतना आता हूँ बहरहाल अब आप लोग इसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी आयजा खान के बारे में, जिन्होंने एक वीडियो क्लिप लगाया और वो वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों ने उस पर बड़ी बातें की। बातें इसलिए नहीं की कि उन्होंने कोई वल्गर लिबास पहना हुआ था या कोई ऐसा लिबास पहना था जिसे देख कर लोगों ने कहा कि भाई आयजा खान ने हदें पार कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो एक फ़ोटो शूट करवा रही थी तो उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाया। तो देखा ये जा सकता है उस वीडियो क्लिप पे कि आयजा खान बिल्कुल नहीं लग रही कि आयजा खान है। पहले वाली आयजा खान में और इस आयजा खान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसकी वजह क्या है, आपको पता है कि आज से चंद दिन पहले की बात है, यानी चंद माह पहले की बात है, जब उन्होंने बोटॉक्स करवाए थे और एक डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्होंने अभी फिलर शिलर्स करवा लिए हैं, उन्होंने लगवा लिए इंजेक्शंस वगैरह, जिससे उनकी चीक्स जो हैं वो थोड़ी मोटी मोटी लगने लगी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आयजा की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनको ये सब कुछ नहीं करवाना चाहिए था। अब जाहिर है लोग अपनी तरफ से कह रहे होते हैं, लेकिन फिर किसी वीडियो में या किसी ड्रामे में किसी का चेहरा बुढ़ापा थोड़ा सा भी दिखा रहा हो, मतलब बुढ़ापा ज़ाहिर आता है तो फिर नज़र तो आता है। और अगर किसी जगह भी किसी के चेहरे पर थोड़ी बहुत भी झुर्रियाँ नज़र आती हैं तो फिर लोग उस बात को पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये देखो भाई ये तो बुढ़ी हो गई है। जिस तरह से ताबिश हाशमी के शो हसना मना में नादिया खान आती हैं और नादिया खान की झुर्रियाँ नज़र आती हैं, तो लोगों ने उस क्लोजअप को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर फैला दिया और कहा कि लोगों पर तनकीद करने वाली अब बुढ़ी हो गई हैं। इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया, इतना ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई बोटॉक्स करवा लिए, बुढ़ापा छुपा रही है, फलां कर रही है, ये कर रही है। इसी तरह से जिसका बुढ़ापा नज़र आ जाए उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। शाइस्ता लोधी एक प्रोग्राम में बता रही थी कि जब वो भी हंसना मना में आई तो उनका बोटॉक्स और ये वो मुंह सूजा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, और ये सारी चीज़ें देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बहुत बुरा भला कहा और कहा कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन सब कुछ होने के बावजूद अगर आपके अपने फेस का ये हाल है तो लोगों का क्या हाल करती होगी। लेकिन वो ये खुद कह चुकी हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमें लोग मिलते हैं, फ़ैन मिलते हैं और कहते हैं कि आप जिस तरह से टीवी में नज़र आती हैं असल में बिल्कुल वैसे ही नहीं है, और हमें अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है, हमें अपना
आप तब्दील करना पड़ता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि आयज़ा खान को भी लगा होगा कि ये ना हो कि लोग कल मेरे पे तनकीद करें, तो मैं क्यों ना अपना चेहरा, अपने आने वाले वक्त का जो बुढ़ापा है उसको छुपाने की कोशिश करूं। और आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी चंद एक्ट्रेसेस हैं जिनको एक्टिंग कमाल की आती है, भाई लगता है कि इनके जोड़ का कोई और एक्टर नहीं है। जिस तरह से सबा कमर ने जब अपने बोटॉक्स वगैरह करवाए तो लोगों ने देखा, ड्रामे में क्लोजअप्स लिए, उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर डिस्कस किया। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अभी लास्ट टाइम मायरा खान का, लेकिन उनके मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि उन्होंने बोटॉक्स नहीं करवाया था, वो मैंने एक टेक्निक से उनकी चीक्स ऊपर किए थे। खैर लगता तो झूठ ही है, क्योंकि पिछली फिल्म में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई मायरा बुढ़ी लग रही हैं, उनका मेकअप, उनके होंठों का मेकअप, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनको फिल्म में नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद लगता है कि उन्होंने कुछ करवाया होगा। अब आयज़ा खान पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करें कि आयज़ा खान ने ये क्या करवा लिया। मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जब उन्होंने इस फील्ड में रहना है, ये सब कुछ करवाना है, तो फिर तुहानू की मसला है यार, करवान दो। मुझे तो नहीं लगता कि इस पर कोई, वैसे हाँ ये है कि आयज़ा खान की अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत कमाल की है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। जिस तरह से महविशियात ने, आज की महविशियात और 15 साल पहले की महविशियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस महविशियात को देखा जाए तो कभी भी कोई नहीं कहेगा कि ओए होए क्या खूबसूरती है, लेकिन अब की महविशियात को देखा जाए तो ये कहना बनता है कि क्या कमाल की हैं भाई, खूबसूरत हैं आप, कमाल, ज़बरदस्त आंखें, होंठ, चीक्स, भाई क्या क्या कहेंगे, मैंने तो तारीफ ही नहीं करनी आनी आंधी होंदी तो मोबाइल बार बार बजता। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फ़ाद मुस्तफ़ा के बारे में। फ़ाद मुस्तफ़ा ने तो भाई हद ही कर दी है। मेरा ख्याल है कि फ़ाद मुस्तफ़ा जानबूझकर ये सब कर रहे हैं कि भाई वो एक होता है ना कि टखनों तक आप कोई शॉर्ट वगैरह पहन कर आते हैं किसी भी जगह पर तो लोग कहते हैं इट्स ओके, ये तो चलता है। लेकिन जिस तरह से हमारी एक्ट्रेसेस ने शुरू कर दिया भाई यार, उनका नाम तो आप लोग ही लिख सकते हैं ना सईफा जब्बार, सॉरी, वो भी बिल्कुल ऊपर स्कर्ट पहनकर आ गई, टांगे बिल्कुल नंगी। मुझे समझ नहीं आती कि यार कोई भी मना करने वाला नहीं है, कोई ये बात करने वाला नहीं है कि भाई थोड़ी हद, कोई लिमिट होनी चाहिए। इसी तरह से फ़ाद मुस्तफ़ा एक इंटरव्यू में कच्चा पहन कर आ गए फिर, और कच्चा भी वो जो अंडरवेयर लग रहा है भाई, टांग ऊपर करके बैठे हुए हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं रही भाई। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लोग आपको पसंद करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतना ऐसी बातें कर जाते हो, ये तो फिर तुम्हें आगे कभी तुमने शोबिज़ में काम करना होगा तो काम नहीं देंगे। तो भाई ये जो कर रहा हूँ ये भी तो एक काम है ना, जिस सीट पर बैठा हूँ, इस सीट के आगे, इस कैमरे के आगे, इस माइक के आगे सच तो बोलना है ना, थोड़ा बहुत तो ख्याल उनको भी करना चाहिए ना कि आपको देखने वाले बेशुमार लोग हैं और आप ऐसा कच्चा पहनकर आ गए सिर्फ इसलिए। उनकी जो फिल्म आने वाली है ज़ॉम्बी, वो चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि लोग डिस्कस करें और लोग तनकीद करें, ताकि उसी चक्कर में मेरी फिल्म के बारे में भी लोग बात करें। देखें फिल्म आपने अच्छी बनाई, बहुत पैसा लगाया, बहुत डिफरेंट अंदाज में एक नया एक्सपीरियंस आपने किया, पाकिस्तान में मज़ा आया बाकी ट्रेलर देखकर, चीज़ें देखकर। लेकिन ये जो आपने किया ना, इसे देखकर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो इसलिए कि देखिए आपको इतना एहसास खुद ही होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी अवाम मुझसे मोहब्बत करती है। आप जानबूझकर ये हरकतें करने लग गए। भाई एक दौर था कि लोग कहीं जाते थे अच्छा वेल ड्रेस होकर जाते थे। आपके सामने एक होस्ट ऐसी बैठी हुई है जो खुद बहुत डिसेंट सोबर खातून है, लेकिन उनके सामने आप टांग ऊपर करके बैठते हैं और आपके आहो तशरीफ तक आपकी नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, और जेब भी नहीं देता, ठीक है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि मेरे नाम पर, अब जिन्होंने पॉडकास्ट किया उनका, आमना ने, तो आमना को आप कह रहे थे कि 1000 टिकट्स तो आपको ख़रीदने चाहिए। भाई आपने हमारे नाम पर ज़ाहिर है पैसे कमाएंगे ये वो। भाई अगर हम लोग आप पर बात ही ना करें तो आपकी भी प्रमोशन शोशंस रुक जाएंगी। आपको तो हमें पैसे भी देने चाहिए कि भाई मेरी फिल्म के बारे में अक्सर बात करते रहते हो, मैंने 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए, तो भाई ये कोई 10 लाख तुम भी ले लो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचते आप लोग। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम हमारे पे बात ना करें तो क्या। भाई आपको पता है जितने समझदार एक्टर हैं ना, वो कहते हैं कि ये हमारी गेम की खूबसूरती है कि कोई हम पर बात करे, कोई अच्छी करेगा, कोई तनकीद करेगा। ऑब्वियसली जब मैं फ़ाद मुस्तफ़ा
की ग्रूमिंग देखता हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए, बल्कि मैं कहूँगा कि ये ऊपर एक कार्ड लगा दें जिस पे मैं आपको बताऊं कि फ़ाद मुस्तफ़ा कैसे शुरू हुए, कहाँ कहाँ उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, उनके कलर को लेकर, कम्प्लेक्शन को लेकर, उनके ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और तब जाकर वो फ़ाद मुस्तफ़ा बने, कैसे बने। तो एक पॉजिटिव उनकी जर्नी के बारे में मैंने प्रोग्राम किया। तो जाहिर है कि मैंने उनके बारे में बताकर लोगों को मोटिवेट किया कि भाई कल तक इस बंदे को इंडस्ट्री में रंग की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता था। आज वो शख्स उन लोगों को काम देने के लिए काम देने के काबिल है, तैयार है। तो इस बंदे ने मेहनत की और हार नहीं मानी, और आज वो बंदा कहाँ पर है? जो हार नहीं मानता वो कामयाब हो जाता है, लेकिन कामयाब होने के बाद नंगा हो जाए ये बड़ी मायूब बात है, ये समझ से बाहर है। खैर चलते नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी दानिश तैमूर के बारे में। दानिश तैमूर का एक वीडियो क्लिप जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये वीडियो क्लिप तकरीबन 20-22 साल पुराना है, जिसमें वो ऑडिशन दे रहे थे और ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई उस ऑडिशन को देखकर, उनकी आवाज़ को देखकर लगता है कि भाई उन्होंने अपनी आवाज़ पर बड़ी मेहनत की है, क्योंकि वो बोलना और आज का बोलना बहुत फ़र्क है। I wish my parents would kill themselves. हाँ? वैसे भी उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता है कि मैं जिंदा हूँ या मेरी है, मैं इसकी जात हूँ और मैं ही इसका खानदान। एज के साथ आवाज़ भारी होती है, लेकिन जिस तरह से लास्ट टाइम अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था रणवीर कपूर का, वो जब आए नए, तो जाहिर है उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी ली, सारा कुछ लिया, और उसके बाद जब जिस मकाम पर पहुंचे वहां पर भी उनको बोलना नहीं आता था। लेकिन जब उनकी मूवीज आने लगी तब उनको पता चला कि मुझे बात कैसे करनी है और कहां से करनी है, आवाज कैसे लोगों को जब सुनाई दे तो वो एक आवाज में जान होनी चाहिए, उस आवाज को सुनकर लोगों के दिल पे ठक करके लगनी चाहिए। रणवीर कपूर ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन अब जब दानिश तैमूर का ये वीडियो सामने आया तो उसे देखकर ना मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार देखो, इनको भी बहुत साल लगे अपनी आवाज को इम्प्रूव करने में। आप देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम बनाकर बोलते हो, मतलब बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना कि बनाकर बोलते हो, ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो। अब कोई भी बंदा प्रोग्राम में जिस तरह से बात कर रहा होता है, नॉर्मल लाइफ में तो नहीं बात कर सकता। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ में तो मैं नहीं जाके कहूँगा ना, हाँ भाई खाना लेकर आओ, खाने में क्या बनाया, टींडे बनाए, टींडे क्यों बनाए, तुम्हें चिकन बनाना चाहिए था, चिकन क्यों बनाया, मिर्चें तेज कर दी, मिर्चें तेज क्यों कर दी, इसमें तो नमक भी तेज है, रोटियां तुमने कच्ची दे दी, ऐसे तुम क्या होता है भाई, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ खाना मैं क्या खाता हूँ। ये बातें तो नहीं हो सकती ना, ऑब्वियसली। एकदम मैंने एक्टिंग डंग मार दी है ना, तो मैं शुरू हो जाता हूँ। तो खैर अपनी ज़िंदगी में आप अपनी पर्सनैलिटी पर मेहनत करें। पर्सनैलिटी पर किस तरह से मेहनत करें, जब आप बात करें तो देखें कि आपकी बात में, बात करने के अंदाज में, आवाज़ में जान है। आप जान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बात करने में, हाँ जी क्या हाल है, मेरा नाम है तसद्दुक, क्या हाल है, मेरा नाम है रफ़ाकत, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप बोलें अंदर से, आवाज़ आपकी अंदर से आए, ठहराव होना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, और बात करते हुए यूं 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 ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक जो होते हैं लोग, वो बात करते हुए कभी खुजाते नहीं हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खारिश हो रही है आप पक्की खुरकना ही नहीं, नो, खारिश हो रही है, खुरकना है, खुरकना से रखे। लेकिन बात ये है कि जब बात आप करें ना, तो आपकी आंखों से, आपके बोलने से, और बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा इतने अच्छे लोगों में बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त उनका उन लोगों में गुजरता है जिनको बात करने का ढंग नहीं होता। आप बात कर रहे होते हैं, बीच में बोलेंगे, आप बात करें बीच में बोलेंगे, और फिर आहिस्ता 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 आप उनको देखकर आप भी वैसे हो जाते हैं। जब बीच बीच में कोई बोलने लगे तो आप खामोश हो जाए। आप अपने कीमती अल्फाज को ज़ाया मत करें ऐसे लोगों पर। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी डॉक्टर नबीहा के बारे में। तो मुझे यूँ लगा कि डॉक्टर नबीहा की एक प्रोग्राम में इंसल्ट होगी उनके शौहर के हाथों, और मैं इस पर यही कहूँगा कि जब बीवी शौहर से आगे निकलने की कोशिश करती है, मतलब
घर में, ज़ुबान में, लड़ाई में, किसी भी चीज़ में, तो फिर शोहर जो है ना वो बेसाख्ता कहीं ना कहीं बोल ही पड़ता है कि भाई मेरे दिल में किसी के लिए कभी ना मोहब्बत थी, ना हुई, ना मुझे आज तक, मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत है। और ये वो होता ये है कि भाई डॉक्टर नबीहा और उनके हस्बैंड हारिस खोकर, आई थिंक मेरा ख्याल है उनका नाम है, तो वो बैठे हुए थे। और ये एक्चुअली ये खबर नहीं है, ये एक मैसेज है स्पेशली लड़कियों के लिए, और ये मैसेज समझना चाहिए। वो दोनों एक प्रोग्राम में बैठे होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अगर आपको डॉक्टर नबीहा के साथ किसी और के साथ और किसी से मोहब्बत हो जाए, मतलब डॉक्टर नबीहा आपकी बीवी हैं और आपको किसी और से भी मोहब्बत हो जाए, तो आप शादी कर लेंगे? तो पहली बात इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि भाई मोहब्बत तो मुझे हुई नहीं कभी, मैं साफ बता दूं कि मुझे किसी से कभी मोहब्बत नहीं हुई। भाई साहब मोहब्बत नहीं हुई थी तो फिर आपने डॉक्टर नबीहा से शादी क्यों की? क्या उन्होंने आपसे गन पॉइंट पर शादी करवाई? भाई सोचने की बात है ना कि आपके सर पर गन रखी गई थी और कहा था कि आप हाँ करो? नहीं, ऑब्वियसली किसी से मोहब्बत होती है तो शादी करते। अब एक प्रोग्राम में बैठकर शोहर जब बीवी के बारे में ये कह देता है कि, और फिर भाई ये कहा जाए कि मेरा दिल इतना कमज़ोर नहीं है कि जिस पर कोई ऐसी असर कर लेगा, ना पहले कभी किसी ने किया ना अब किया, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से। अब ये बात देखें, जब ये बात हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि डॉक्टर नबीहा के दिल पर ज़ाहिर है असर हो रहा होगा, लेकिन इसके बरक्स सोचा जाए तो क्या वजह क्या होगी? वजह यही होगी कि जब मियाँ बीवी आपस में सुलह सफाई के साथ नहीं रहते, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, तो फिर क्या होता है, एक मकाम पर आकर बंदा कह देता है कि भाई मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, हाँ मैं शादी कर लूँगा, हाँ बस, मतलब इग्नोर करता है। और वो, लेकिन डॉक्टर नबीहा ने इसके बारे में ये कहा कि भाई मैं एलानिया तौर पर कहती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन अगर अब मुझे किसी से मोहब्बत है तो वो हारिस खोकर है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन हारिस खोकर ने ये जवाब दिया कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि कम से कम आपको ऑन रिकॉर्ड और ऑन शूट आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। 700 जन्म भी मिले तो मैं कहूँगी कि हारिस ही दोबारा डॉक्टर नबीहा से ही शादी करेंगे। मेरा दिल कभी किसी पे आया ही नहीं है, डॉक्टर नबीहा पे भी जो है वो नहीं आया। मैं ऐसा दिल रखता ही नहीं हूँ कि जो आए। अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से प्यार है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये जानबूझकर करते होंगे ताकि सभी सुमैर इस पर डिस्कस करें। नहीं भाई, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इन दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफ, क्योंकि दरार एक दफ़ा पड़ जाए ना रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, वो बड़ी मुश्किल से कवर होती है। लेकिन अब भी मौका है, देखिए दुनिया के सामने आप आते हैं, पॉडकास्ट में आते हैं, बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब आप मोटिवेट करने का काम करते हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। हारिस को भी ख्याल करना चाहिए, डॉक्टर नबीहा को भी ख्याल करना चाहिए, शोहर से बरतरी नहीं हासिल करनी चाहिए। जब औरत ये समझे कि मेरा हुक्म चलेगा, मेरी बात चलेगी, मैं जो कहूँगी वो होगा, तो फिर मर्द दूर हो जाता है, मर्द दूर हो जाता है। कभी कभार मर्द हाथ नहीं उठाता, कभी कभार मर्द जो है वो चिल्लाता नहीं है, कभी वो कोशिश करता है कि मैं तुमसे इतना दूर हो जाऊं कि मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, जिसके बदले में तुम ऐसा जवाब दो कि मेरी आवाज़ तुमसे ज़्यादा ऊंची हो जाए और फिर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो और ये आवाज़ ऊंची होते होते एक दूसरे पर हाथ उठ जाए। हाथ उठते हैं तो फिर क्या तमाशा बन के रह जाता है इंसान। बात मेरी समझाने की, ये जो खबर है ना, ये समझाने के लिए कि औरत को चाहिए स्पेशली अपने मर्द की रजामंदी, उनकी ज़िंदगी जिस तरह की है उस तरह की गुजारनी चाहिए। खैर चलते नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी निम्रा खान के बारे में। तो निम्रा खान जिनकी आजकल अभी रिसेंटली शादी हुई, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये उनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी पर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हुए। इन्होंने कि इंग्लैंड के पुलिस ऑफिसर से शादी की और चंद माह बाद ये पाकिस्तान वापस आकर इन्होंने खुला ले ली थी। और खुला लेने के बाद इन्होंने कहा था कि वो बहुत जालिम इंसान था, अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं मर ही जाती, मुझे अपनी जान का ख़तरा लगने लग गया था, इसलिए मैंने खुला ले ली। खैर वो उनकी ज़िंदगी में 2000 आई थिंक 13-14 में या कुछ ऐसा ही साल था जब उनका एक एक्सीडेंट होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो इनका एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में इनके जिस्म की बहुत सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। वो ये अभी उन्होंने रिसेंटली ये बताया, लेकिन मैंने तो ये पहले भी एक इनकी
इस हादसे पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। मतलब अच्छे से मुराद मैंने इनकी हिम्मत की, हौसला अफजाई की, इनके लिए दुआएं करवाई। खैर अभी रिसेंटली ये ताबिश हाशमी के शो में जाती हैं और ये बताती हैं कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मुझे चक्कर आए तो मेरा जो मेरे वेट की वजह से वो पूरा एक्सीलेटर दब गया था और 80 की स्पीड में गाड़ी बहुत ज़्यादा भागने लग गई थी और वो जाकर एक आर्म फोर्सेस की गाड़ी, जो फौजियों की गाड़ी है, उससे जाके टकराती है और उसमें कोई कर्नल, मेजर और इस तरह के लोग बैठे हुए थे। तो वो मेरी गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराती है कि मेरा सर शीशे के लगने की वजह से पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया था और मेरे जिस्म की, मतलब मेरी टांग की हड्डियां टूट के बाहर निकल चुकी थी। और उसके बाद 3-4 महीने तक तो मैं बिल्कुल ICU और बेहोशी की हालत में रही। होश में मुझे आने नहीं देते थे, इतना दर्द था। मेरे वालिद दीवार को टकरे मार के रोते थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ इंडस्ट्री वालों की। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं मायूस थी, वो मायूस नहीं थे, बल्कि मेरे हाथ में जब बैसाखियाँ थी, छड़ी थी, तब भी मुझे बैले ड्रामे की ऑफ़र आती है और मतलब इनके लीवर जिगर पे आकर स्टीयरिंग लगता है, अंदर से भी ये डैमेज, बाहर से भी ये डैमेज, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इनको नई ज़िंदगी मिली। और जब इंसान मौत को इतने करीब से देख लेता है ना, इतने करीब से मौत को देखता है, तो मैं सुना रहा हूँ तो मैं उस कैफियत को महसूस कर रहा हूँ कि एक तरफ इंसान की ज़िंदगी में वो वक्त गुजरा हो जब शोहर इतना जालिम हो कि ख़तरा लगे कि भाई ये तो मुझे मार ही देगा, और उसके बाद जब वो बंदा पाकिस्तान आती है, फिर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ऐसी तकलीफ़, और इन चीज़ों को देखते हुए बंदा कहता है, मेरा ख्याल है एक्सीडेंट पहले हुआ था, शादी बाद में हुई थी, फिर दूसरी शादी अब हुई। तो वो कैफियत के जो बंदा हाइकिंग करता हो और स्पोर्ट्स में इतना तेज़ हो, रनिंग इतनी अच्छी करता हो, वो अपने आप को फिट रखने के लिए पहाड़ चढ़ा करती थी, खुद ये बताती हैं। और वही बंदा 3 महीने तक वॉशरूम तक न जा सकता हो, मोहताज हो गया हो, तो फिर पता चलता है कि ज़िंदगी क्या थी, सेहत क्या थी। फिर पता चलता है कि अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सेहत है और इज़्ज़त है। आपकी ज़िंदगी में सेहत है, इज़्ज़त है, काफ़ी है। जिनके पास अरबों खरबों रुपए पड़े तो वो अकाउंट में उनको छुपाने की, उनको टैक्स से बचाने की सारी कोशिशें की जाती हैं, और इसी कोशिश में हलाल हराम करते करते वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लोग गालियां देते रहते हैं, लोग चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, नौसरबाज कहते हैं, माफिया कहते हैं, कब्ज़ा ग्रुप, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, कातिल कहते हैं, लेकिन आखिरकार वो शख्स दुनिया से चला जाता है गालियाँ सुनते सुनते। एक वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी में सेहत है और उसके साथ इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा पैसा है। कौन ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि किसको आप कहेंगे कि कामयाब है? मैं ये समझता हूँ उसको कहेंगे कामयाब है जिसके पास इज़्ज़त है, जो जहाँ जाए लोग उससे दिल से मिलें, दिल से उसकी इज़्ज़त करते हो। अब ये सारी चीज़ें देखकर मुझे यूँ लगता है कि आज इज़्ज़त का जो पैमाना है ना, वो थोड़ा तब्दील हो गया। आज लोग कहते हैं गालियाँ दें, जो भी करें यार, गाड़ी मेरे पास प्राडो होनी चाहिए, गालियाँ दें, बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, भाई पैसा मेरे अकाउंट में फुल होना चाहिए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं। बहरहाल वो ये बताती हैं कि मैंने ज़िंदगी के बड़े मुश्किल हालात देखे, तो अल्लाह ताला अब उनकी जो ज़िंदगी में, मतलब अब उनकी जो शादी हुई है, अल्लाह उसमें उन्हें खुश रखे, बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। और अल्लाह मेरे देखने वालों को, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे देखने वालों को अल्लाह कभी ऐसी आजमाइश में ना डाले, ऐसी तकलीफ़ में ना डाले। अल्लाह आपको इतना खुश रखे कि आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजारें, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, बल्कि अल्लाह सबको ही महफूज रखे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें। पता नहीं कब वापसी का ऐलान हो जाए, कब वापसी के लिए आ जाएं मलकुल मौत साहब, चलें भाई टाइम हो गया। तो ये है कि जो टाइम है वो इज़्ज़त से गुजर जाए, काफ़ी है। बाकी तो दौलत तो फिर आपको पता है, दौलत पैसा ये सब कुछ किसको बुरा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह हक हलाल का दे, इज़्ज़त से दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।